A big hi to everyone. Welcome to class T20. तो हमारा आज का टॉपिक है रिसर्च एप्टीट्यूड. So guys, it is a very important topic from the point of view of UGC NET and if you are a student of PG और PhD तो भी आपके लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि आप रिसर्च समझें कि किस हिसाब से हम रिसर्च परस्यू करते हैं. तो बिफोर गोइंग फर्दर प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो जो कि हमको मोटिवेट कर सके इस तरीके का कंटेंट लाने के लिए. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. तो ये जो सिलेबस है इसका मैंने एज पर द यूजीसी नॉर्म लिया है. यूजीसी एनटीए की साइड में जो था उसके हिसाब से मैंने इसका सिलेबस लिया हुआ है. तो आज के जो टॉपिक हैं वो रिसर्च मीनिंग कैरेक्टरिस्टिक टाइप्स है और स्टेप्स ऑफ रिसर्च. तो इस तरीके से मैं जो ये सीरीज़ है रिसर्च एप्टीट्यूड की सीरीज़ लूँगा. तो उसमें दो दो टॉपिक्स करके मैं सारे वीडियोस कंप्लीट करूँगा. 3-4 वीडियोस होंगे इसमें और कोशिश की जाएगी कि कम समय में ज़्यादा कंटेंट आपको डिलीवर किया जाए. और इसके एंड में जब ये सीरीज़ पूरी हो जाएगी उसके बाद फिर हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे जिससे कि ये प्रैक्टिस आपकी और अच्छी हो जाए. नाउ रिसर्च. तो रिसर्च इज बेसिकली इट इज़ an organized and systematic way of finding answers to your questions. तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर आपकी रिसर्च सिस्टमैटिकली और ऑर्गेनाइज्ड होगी तभी वो एक क्वालिटी रिसर्च मानी जाएगी. ठीक है. तो दिस इज कॉइन्ड फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड विच मीन्स टू नो. ओके. नाउ जो भी रिसर्च है इट शुड ऑलवेज हैव दिस थ्री थिंग्स. फर्स्टली इट शुड वेरीफाई द ओल्ड नॉलेज. तो पहले आप जब भी आप कोई भी रिसर्च करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल यू डिसाइड द डोमेन. आप डोमेन डिसाइड करते हैं उसके बाद सब डोमेन्स देखते हैं. उसके बाद उस सब डोमेन्स में से कोई एक पर्टिकुलर इंटरेस्टेड सब डोमेन जिसमें आप इंटरेस्टेड होते हैं तो उसको चूज़ किया जाता है. उसके बाद फिर बेस पेपर डिसाइड होता है एंड दैट टू अगर आप बेस पेपर क्वालिटी पेपर यूज़ कर रहे हैं देन ओनली आपका रिसर्च जो हो सकता है होगा क्वालिटी रिसर्च माना जाएगा. देन आपने एक बार अपना बेस पेपर डिसाइड कर लिया उसके बाद आप और आगे बढ़ते हैं और अलग अलग लिटरेचर्स का रिव्यू करते हैं. ठीक है. जो कि आपका सेम टॉपिक के बारे में होती हैं और उसमें अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन दी जाती है. फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास एक बेस पेपर है तो मैं क्या करता हूँ उससे रिलेटेड बहुत सारे रिसर्च पेपर और रिव्यू पेपर मैं पढ़ता हूँ. ओके. और उसमें हर एक जो रिसर्च पेपर होगा हर एक रिव्यू पेपर होगा उसका अपना अलग 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 तरीका होगा प्रॉब्लम को अप्रोच करने का. तो उन सबको पढ़ा जाएगा उस पर रिव्यू किया जाएगा एंड देन वी विल कम अप विद अ सॉल्यूशन. वी विल कम अप विद अ मतलब डिफरेंस बिटवीन दीज रिव्यूज एंड रिसर्चेस. दैट इज फिलिंग अप गैप. ठीक है. तो हमने वेरीफाई करा हमने एक्सप्लोर करा लिटरेचर रिव्यू के माध्यम से. उसके बाद हाँ वी आर फिलिंग अप गैप बिटवीन दिस नॉलेज. मूविंग फर्दर. सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिविटी. जैसे कि मैंने बताया आपको कि हमारी जो रिसर्च का पहला स्टेज है कि हम पेपर डिसाइड करें. उससे पहले हम डोमेन डिसाइड करें. तो अगर हमारा पेपर क्वालिटी पेपर है देन आर research is fulfilling this criteria of objectivity means it is fairness. Okay. Fairness. Now second is reliability. जो हमारा रिसर्च का कंक्लूजन होगा कंक्लूजन रिजल्ट होगा वो डिपेंड करता है कि हमने पूरा का पूरा अपना रिसर्च पे डेटा कैसा यूज़ किया है. हमने सबसे पहले अपना रिसर्च पेपर कौन सा यूज़ किया हुआ है. तो दैट डिपेंड्स कि हमारा जो रिसर्च है दैट इज़ रिलायबल और नॉट. उसके बाद वैलिडिटी. यस वैलिडिटी हमारा एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो कि क्या होता है आपका लॉजिकल और फैक्चुअल जो डेटा होता है तो उस पे आधारित होता है. अगर हमारा जो डेटा है हमारी रिसर्च में वो लॉजिकल है और फैक्चुअल है देन इट इज़ कॉल्ड वैलिड. देन वी हैव एक्यूरेसी. तो वेरियस रिसर्चर्स जो आपसे पहले के रिसर्चर्स होंगे उन्होंने अलग अलग टेक्निक यूज़ की होगी अपना जो रिजल्ट है वो वेरीफाई करने के लिए. तो उसी को लेके आप भी अपना डेटा वेरीफाई कर सकते हैं.
अपना रिसर्च वेरीफाई कर सकते हैं। तो दैट इज़ द एक्यूरेसी। उसके बाद आता है क्रेडिबिलिटी ऑफ रिसर्च, मीन्स इफ अ रिसर्च इज ट्रस्टेड और नॉट। मतलब कि हमारा जो रिसर्च है उसको हम ट्रस्ट कितना कर सकते हैं, और वो ट्रस्ट किस फैक्टर पर आधारित होगा, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कंटेंट दैट यू आर चूजिंग फॉर योर रिसर्च। सबसे पहले तो वही आपका बेस पेपर होता है, देन आपका जो रिव्यूज़ हैं, बाकी की सारी चीज़ें हैं, टूल्स आप किस तरीके का यूज़ कर रहे हैं, डेटा कैसा यूज़ कर रहे हैं, ऑथेंटिक ऑथेंटिक सोर्स से है कि नहीं आपका डेटा, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आता है जनरलाइजेबिलिटी। ये बताता है कि हमारा जो रिसर्च है वो जनरल ऑडियंस, जनरल पब्लिक या जनरल सिनेरियो में किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद है एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक एम्पिरिकल। इसका मतलब ये है कि एक बार आपकी जो रिसर्च है कंप्लीट हो गई है, उसके बाद आपको ये देखना है कि आपका जो रिसर्च है उसके जो रिजल्ट्स हैं दैट आर बीइंग आर ऑब्जर्व्ड बाय द फ्यूचर रिसर्चर एज वैलिड और नॉट। मतलब कि आपने अपना रिसर्च पूरा कर लिया, आपने कुछ रिजल्ट्स दिए हैं, तो उसको स्टडी किया जा सके अच्छी तरीके से, तभी आपका रिसर्च अच्छा माना जाएगा। क्योंकि ऐसे तो होगा ही कि क्या आपका रिसर्च में फर्दर इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं। तो फॉर दैट जो आगे आने वाले रिसर्चर हैं आपके बाद के, उनको पता होना चाहिए कि आपका रिसर्च किस गाइडलाइंस पे है, आपने उसमें डेटा क्या यूज़ किया हुआ है, और आपका डेटा वैलिड है कि नहीं, ये सारी चीज़ें। मूविंग फर्दर, टाइप्स ऑफ रिसर्चेस। तो इसमें जो आगे के 3 रिसर्चेस हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जो बाकी की रिसर्च हैं ये एक तरीके से इनका एक्सटेंशन ही है, ठीक है। तो सबसे पहले आती है हमारी फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च तरह के आपका नाम सजेस्ट करता है, इट इज बेसिक ट्रुथ एंड प्रिंसिपल, इट इज बेस्ड ऑन बेसिक प्रिंसिपल्स एंड ट्रुथ्स। फॉर एग्जांपल बॉयल्स लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, चार्ल्स लॉ। जो भी रिसर्च इन लॉज पे, इन बेसिक लॉज पे आधारित होंगी उनको हम फंडामेंटल रिसर्च बोलेंगे। Then comes the second one, we have applied research. तो applied research are based on fundamental research, ठीक है। तो जो fundamental principles हैं इनको यूज करते हैं हम applied research में। Then we have action research। तो जो researches होती हैं they work upon the immediate solution. For example, right now we are facing pandemic COVID, okay। तो इस pandemic में क्या हुआ कि हमारे पास ऐसे problems आ रहे हैं जिनका हमको अभी immediate solution चाहिए। So in order to solve this kind of problems which require immediate results, उनके लिए हमको action research follow करनी पड़ती है। Okay, now moving on to exploratory research. As I said earlier कि these other researches जो बाकी की research हैं they are an extension. एक्सटेंशन का मतलब क्या है, जैसे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एक्शन रिसर्च इमीडिएट सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, तो वैसे ही एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो है वो इस तरीके की रिसर्चेज होती हैं जिसमें जो हमारी प्रॉब्लम होती है वो अनफेमिलियर होती है, हमको पता नहीं रहता उसके बारे में ज़्यादा। जैसे यही वायरस को ले लीजिए, इसके बारे में उतना आइडिया नहीं है हमको। सो दिस काइंड ऑफ रिसर्चेज आर exploratory research in which we are exploring the solution, okay। Then comes the descriptive result, descriptive research। तो जो descriptive research होती हैं they are kind of researches in which researchers have no idea or control over the variable। मीन्स क्या होता है इसमें, केवल जो डेटा होता है वो एनालाइज किया जाता है कि व्हाट इज हैपन, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये सारी चीज़ें केवल एनालाइज की जाती हैं। एक तरीके से इसको हम बोल सकते हैं सर्वे मेथड होती है ये, जो हमारी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है। देन कम्स इवैल्यूएशन रिसर्च। जो इवैल्यूएशन रिसर्च होती है ये रिसर्च आपका केवल सोशल और इकोनॉमिक प्रोग्राम्स की इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारा डायग्नोस्टिक रिसर्च है, दे आर सिमिलर टू डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ठीक है। बस द ओनली मॉडिफिकेशन इज दे सॉल्व अ प्रॉब्लम, यहाँ पे ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इसलिए इनका नाम डायग्नोस्टिक रिसर्च लिखा जाता है। देन वी हैव इंटरडिसिप्लिनरी एंड ग्रुप रिसर्च। हमारे पास अलग अलग स्ट्रीम से रिसर्चर्स कंबाइन होते हैं, कोलैबोरेट करते हैं एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए।
देन वी हैव ऑपरेशन रिसर्च। तो ऑपरेशन रिसर्च में क्या होता है आपका, मैनेजरियल प्रॉब्लम्स जो होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये भी एक तरीके से एकेडमिक रिसर्च का हिस्सा नहीं है आपका। एंड द अदर वन इज वन टाइम रिसर्च। एज अ नेम सजेस्ट, केवल सिंगल टाइम के लिए होती हैं, एक बार रिसर्च हो गई तो हो गई, उसमें मॉडिफिकेशन का कोई चांस नहीं है। देन कम्स लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च होती हैं आपकी जो कि सेवरल टाइम के लिए ही फॉलो होती हैं बस, ठीक है। एंड देन वी हैव हिस्टोरिकल रिसर्च। ये रिसर्च आर बेसिकली ऑन स्टडी इवेंट्स, मीन्स कि जो पास्ट इवेंट्स होते हैं, हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं, उनको स्टडी करने के लिए होती हैं। देन वी हैव दिस टू, प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च एंड डिसीजन ओरिएंटेड रिसर्च। प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च में वी लुक फॉर अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, and in decision oriented researches we need a decision maker. Okay, it is done for the need of the decision maker. एनालिटिक रिसर्च। अब एनालिटिक रिसर्च का सिंपल सा एग्जांपल यही है कि आपने एक बड़ा सा डाटा, बहुत ही अच्छा खासा डेटा सेट है आपके पास, आपने उसको एनालाइज किया और आपने उससे कुछ सॉल्यूशन, कुछ रिजल्ट्स फॉर्मुलेट करे कि यस दिस इज द पैटर्न ऑफ दिस कंप्लीट डेटा। तो इस तरीके का रिजल्ट जिसमें आप एनालाइज कर सकें, ठीक है। एंड देन वी हैव क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव रिसर्च। आपका जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है, इट इज अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ फिनोमिना बाय गैदरिंग क्वांटिफाइबल डेटा। क्वांटिफाइबल डेटा को हम गैदर करते हैं और उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं सिस्टमैटिकली, ठीक है। जो इसका, जो इनका रिसर्चेस का एग्जांपल है, मैं आपको आगे आने वाली स्लाइड्स में दूंगा। जो आगे आगे आने वाली वीडियोस हैं उसमें अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा कि इनके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो अभी के लिए आप इतना ही ध्यान में रखें कि इनका बेसिक फंक्शन क्या होता है रिसर्चेस का, मीन्स कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ की जाती हैं। नाउ सेकंड इज क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है, साइंटिफिक रिसर्चेस बेसिकली, एंड इसमें फाइंडिंग्स डिटरमाइन नहीं की जाती, फाइंडिंग्स आर नॉट डिटरमाइंड। ओके, फाइंडिंग्स में डिटरमाइन नहीं की जाती है। उसके बाद आता है आपका कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। कॉन्सेप्चुअल रिसर्च, जैसे हमने इससे पहले हमने पढ़ा है फंडामेंटल रिसर्च के बारे में, तो उसी का एक्सटेंशन है। तो एक पर्टिकुलर कंसेप्ट पे वर्क किया जाता है इस पे, तो उसको कॉन्सेप्चुअल रिसर्च बोल दिया जाता है। देन वी हैव एम्पिरिकल रिसर्च, एज आई सेड अर्लियर आल्सो, कि ये पर्टिकुलर डाटा पे आधारित होती हैं, डेटाबेस रिसर्चेस होती हैं एम्पिरिकल रिसर्च। तो रिसर्च में स्टेप्स क्या क्या होते हैं, तो इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, कुछ थीसिस है मेरे पास, हमारी टीम की थीसिस हैं जो हमने अपने रिसर्च टाइम पे बनाई थी, तो उसमें काफ़ी, अगर आपको एक बार उसको एक्सप्लेन किया जाए तो आप समझ जाएंगे किस हिसाब से हम अप्रोच करते हैं रिसर्च को। तो फर्स्ट इज द फॉर्मुलेटिंग रिसर्च प्रॉब्लम। एज आई सेड, हमने पहले ही बताया आपको कि आपको सबसे पहले अपना डोमेन डिसाइड करना पड़ता है, पेपर डिसाइड करना पड़ता है। तो फॉर्मेटिंग रिसर्च प्रॉब्लम वहाँ से होगा आपका। उसके बाद फर्दर आप स्टडी करेंगे प्रॉब्लम को बाय रिव्यूइंग वेरियस लिटरेचर्स। ओके, एक बार आपने लिटरेचर रिव्यू कर लिया अपना, उसके बाद आप हाइपोथेसिस में जाते हैं कि हाँ, अब आपको पता चलेगा कि आप फॉर्मुलेट कैसे करेंगे मेन जो आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। ओके, आफ्टर दैट वी है प्रिपेयरिंग द रिसर्च डिज़ाइन। आप किस हिसाब से अप्रोच करेंगे आप सॉल्यूशन के लिए, वो आपका रिसर्च डिज़ाइन के अंदर आ जाएगा। उसके बाद आपका आता है डिटरमाइनिंग सैंपल डिज़ाइन। डिटरमाइनिंग सैंपल डिज़ाइन में आप डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे, अगर उसमें डेटा कलेक्शन का है, अगर आपको डेटा कलेक्शन की प्रोसेस है उसमें, तो वो किस हिसाब से होगी, या अलग तरीके के सैंपल्स आप कैसे डिज़ाइन करेंगे, वो सारी चीज़ें आती हैं। एंड देन वी हैव डेवलपिंग रिसर्च इंस्ट्रूमेंट डेटा कलेक्शन। तो आप वो प्रोसेस कैसे अप्लाई करेंगे, जैसा हो सकता है कि किसी किसी रिसर्च के लिए आपको डेटा मैनुअली इकट्ठा करना पड़े और कुछ रिसर्च के लिए आपको डेटा मिल जाए। तो जो डेटा आपको चाहिए वो डेटा भी आपका ऑथेंटिक सोर्स से ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने अपने हिसाब से कुछ भी डेटा बना दिया आइडिया से, आइडिया नहीं चलेगा उसमें आपका। उसमें आपको केवल जो डेटा है ऑथेंटिक सोर्स से ही होना चाहिए। ओके, next we have selecting a sample design. So after you have created your data set, then you need to select a sample design.
एंड देन यहाँ तक आपका क्या है, इम्प्लीमेंटेशन पूरा हो चुका है आपका रिसर्च का। नाउ आप क्या करेंगे, फर्दर स्टडी के बाद यू विल बी राइटिंग अ रिसर्च प्रपोजल। ओके, तो ये भी आपको बताया जाएगा कि रिसर्च प्रपोजल कैसे दिया जाता है, फिर उसमें डेटा कलेक्शन कैसे होता है, देन प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ डेटा। तो इसके लिए आप कुछ टूल्स का यूज़ करेंगे। अगर आपका रिसर्च डिमांड करता है कि उसमें टूल्स का यूज़ हो, तो आप उसमें टूल्स का यूज़ भी करेंगे। तो दैट कम्स अंडर प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ डेटा। एंड एट लास्ट वी हैव राइटिंग अ रिसर्च रिपोर्ट, थीसिस वगैरह जो आपकी लिखी जाती है, जो कि हम आखिरी वीडियो में बताएंगे आपको किस हिसाब से इसका पूरा फॉर्मेट होता है और कैसे थीसिस को लिखा जाता है।